तो अमृतपाल सिंह को आखिरकार पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया है। अमृतपाल सिंह 18 मार्च से फरार चल रहा था। माना जा रहा है कि जब उसकी पत्नी पर पुलिस ने दबाव बनाना शुरू किया तो उसके बाद ही वो हिरासत में आया। अमृतपाल अजनाला मामले में वांटेड था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਕਾਉਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ प्रॉपर संजम के नाल पेशेंस के नाल इनू अंजाम दिता वो सारा जड़ा जी हुण तफ्तीश के दौरान कोई भी अगे जिहड़ी डिवेलपमेंट इस केस होगी वो टाइम टू टाइम दसी जाएगी। फिलहाल इन्ना गिरफ्तार करके NSA के अंदर उन्होंने डिब्रूगढ़ भेज दिता गया है। फरदर जो कार्रवाई होगी कानूनी पंजाब दे विच पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन्ड आ, कम्यूनल हारमनी है पंजाब दे विच, पूरी तरह पीसफुल आ। पंजाब दे विच किसी तरह की कोई अनसुखावी घटना ना कोई किसी तरह की पॉसिबिलिटी आ ना होने दी जाऊगी। पंजाब पुलिस पूरी तरह कमिटेड है लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने वास्ते। और सब तो वड्डी गल जी मैं दोबारा कहना कि पंजाब के लोगों के असीं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब पुलिस का, पंजाब गवर्नमेंट का बहुत साथ दिता है और मैनूं पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके नाल पिछे पंजाब के लोगों ने साथ दिता है, जिस तरीके नाल पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी ते पीस नूं मेनटेन किया है, अगे भी उस तरीके दे नाल मेनटेन किया जाए। देखो ये जिहड़ियां चीज़ां है ना, ये चीज़ां शेयर नहीं कीतियां जा सकदियां। सो फार इन्ना ही है जो मैं तुहानूं अज दस दिता है। फरदर जो डिवेलपमेंट होगी क्योंकि आपां दोबारा फिर शॉर्टली मैं दोबारा तभी कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में, जो पंजाब पुलिस ने एक लगातार दबाव बनाया हुआ था, उस दबाव के तहत ही जो इनपुट्स भी वहीं से आती हैं पंजाब पुलिस के पास, सारी फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। नहीं, आज सिर्फ एक अमृतपाल को अरेस्ट किया। जी बिल्कुल जी। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रागपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगोड़ा आखिर कितने दिन भागेगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं लेकिन समय लंबा लगेगा। अगर गिरफ्तारी जल्दी हो जाती तो अच्छा होता। उन्होंने दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी बात कही। कि भगोड़ा कितनी देर तक भाग सकता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं और दहशत फैलाने वाले और भय फैलाने वालों कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। थोड़ा ज़्यादा समय लगा पंजाब को, लेकिन जल्दी होता तो और अच्छा। आगे बढ़ेंगे। श्रद्धांजलि एवं एकता अभियान के तहत रंगरेट बडगाम में बीआरओ द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली का आयोजन बडगाम से किया गया था। रैली के दौरान बीआरओ के अधिकारियों ने सीमा के दूरदराज के क्षेत्रों से मिट्टी, पानी और वनस्पति के नमूने एकत्रित किए, जो अब पुणे जा रहे हैं, जहां श्रद्धांजलि स्थल बनाया जा रहा है। आज रैली का पहला पड़ाव था और इसके बाद ये चंडीगढ़ और फिर पुणे जाएंगी। इस रैली का मकसद उन वीर जवानों को याद करना है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बाइक रैली मुनक्कद की जा रही है। दरअसल ये बाइक रैली इन्होंने जो रिमोट एरियाज है वहां पर सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। ये सैंपल्स पुणे जा रहे हैं, जहां पर श्रद्धांजलि स्थल बनाया जा रहा है, वहां पर इनको रखा जाएगा। मजीद तफसीलात के लिए मेरे साथ बीआरओ के चीफ इंजीनियर है, वो मजीद तफसीलात देंगे किस तरह की ये रैली है और किन किन फेज से ये रैली पुणे पहुंचेगी। सर, आज ये रैली यहाँ पर शुरू होगी, कहाँ कहाँ ये जाएगी और पहला पड़ाव कहाँ है? और ये रैली तो इनफैक्ट बहुत पहले से शुरू हो गई है। हर आरसीसी के हर कोने से जब इस जल को इकट्ठा किया गया और इन पौधों को लिया गया, वहाँ से वो आरसीसी हेडक्वार्टर्स तक आए, फिर वो टास्क फोर्स हेडक्वार्टर तक आए और आज हम टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्स से भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं और प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर से लेकर के हम साथ हमने नदियों का जल इकट्ठा किया है और वहाँ का हमने पौधे लिए हैं। यहाँ से लेकर के अगला पड़ाव है वो पूना तक इनको लेके जाना है और ये 2 फेज़ में किया जाएगा। पहले फेज़ में हम इन सबको यहाँ से जवाहर टनल तक अपने मोटरसाइकिल्स में लेके जाएंगे और जवाहर टनल के आगे पूना तक उनको हम गाड़ियों में लेके जाएंगे।
मुझे बताइए सर, मकसद क्या है? आप सैंपल जमा कर रहे हैं, बाइक रैली, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये पूरा एडवेंचर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडवेंचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोराल और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट टूल है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर रोड्स में जितने भी हमारे कर्मयोगी हैं, उनके योगदान को, उनके बलिदान को, उनके परिश्रम को, जिनकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन आज अपने कंधों में खड़ा हुआ है एक बड़ी शान के साथ, उनको श्रद्धांजलि देना और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में मोराल बढ़ाना, दिस इज द बेसिक एम ऑफ दिस कंप्लीट एक्सपीडिशन। अच्छा, श्रद्धांजलि स्थल जो आपने कहा पुणे में बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये रखा जाएगा, उसके बाद क्या वहाँ पे किस मकसद से इनको रखा जाएगा और कुछ खास वहाँ पे होने वाला है? जी, बॉर्डर रोड सेंटर रोड स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉर्डर रोड्स में आने वाला, ज्वाइन करने वाला कोई भी नया कर्मयोगी वहाँ पे अपनी इनिशियल ट्रेनिंग पाता है और अपनी इनिशियल ट्रेनिंग पाने के बाद फिर वो अपने यूनिट में पोस्टिंग जाता है। ज्वाइन करने के बाद भी हर साल किसी ना किसी ट्रेनिंग की वजह से उसको दोबारा वहाँ पे जाना पड़ता है। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिक इथॉस हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होता है और इससे अच्छी जगह मेरी समझ से श्रद्धांजलि को देने का या स्थापित करने का और कोई जगह नहीं थी, तभी इसका वहाँ किया जा रहा है। थैंक यू। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये रैली यहाँ से आज शुरू होगी, रंगरेट बडगाम जो बीकन का हेडक्वार्टर, वहाँ पे ये रैली शुरू होगी। यहाँ पर ये जो बाइकर्स है ये इसको अनंतनाग लेके जाएंगे, क्योंकि आज पहला पड़ाव है और अनंतनाग से ये फिर चंडीगढ़ जाएगी, गाड़ियों में इसे ले जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर सैंपल्स है और ये सैंपल्स जो है इनको लिया जाएगा जहाँ पर श्रद्धांजलि स्थल बन रहा है, इनको वहां पर रखा जाएगा। इस रैली का मकसद यही है, ये जो पौधे इन लोगों ने सैंपल्स जमा किए हैं उन रिमोट एरिया से जमा किए हैं जहां पे भी जो बीकन अपना काम कर रही है, और आज उन वीर जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान निछावर की है। न्यूज़ 18 के लिए रंगरेट बडगाम से मैं आबिद हुसैन। कश्मीर घाटी में आज ईद के दूसरे दिन भी ईद का जश्न है। श्रीनगर शहर के पार्कों, बागीचों और बाजारों में बच्चों और इनके अभिभावकों की भारी भीड़ देखी गई। कल ठंड और बादल छाए रहने के कारण लोगों ने घरों में ही रहना पसंद किया, लेकिन आज धूप के कारण बड़ी संख्या में बच्चे घूमने के लिए घरों से बाहर निकल आए। श्रीनगर के चिल्ड्रन पार्कों में भी भारी भीड़ देखी गई। हाँ, बहुत अच्छा माहौल इधर है, बच्चे भी इधर हैं, बहुत बच्चे हैं। ईद उल फित्र है, ये खासकर बच्चों की होती है ये ईद। आप भी देखो कि कितने बच्चे इधर हैं, मज़ा है इधर, बहुत अच्छा पार्क भी हैं बच्चों के लिए। ईद पर हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम अलग अलग मतलब हम झूलों पे चढ़ते हैं, हमें बहुत एंजॉयमेंट होती है इस ईद पर। हम इसका बहुत मन से इंतज़ार करते हैं। क्या क्या आज किया आप, कल से क्या क्या? एक तो हम पहले तस्वीर साहब गए, नमाज पढ़ी, फिर वहाँ से झूले खाए, गोलगप्पे वगैरह वगैरह खाया, और फिर मासी के घर गए, पुप्पी के घर गए और आइसक्रीम खाई, बाबा ने दिलाई, और फिर वापस घर आए। कितना मजा आया आपको? बहुत ज्यादा। तो ये बताइए, ईदी वगैरह मिलती है घर में? हाँ, बहुत ज्यादा मिलती है। अभी तक हमें 3000 ईदी मिल गई। हम यहाँ आज ईद है तो बच्चों के साथ में आया हूँ यहाँ। तो ये जो रमज़ान का महीना है, पूरा महीना तो रोज़ा रखा था, तो शुक्र अल्लाह ताला का जो ये महीना अच्छा निकला। वो पूरा महीना रोज़े में रहे, इबादत में, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईद नमाज भी अच्छे से पढ़ी। अब आज आए हैं दूसरी ईद के दिन बच्चों के साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए। बच्चों के साथ भी यही 1-2 दिन मतलब टाइम आता है इनके साथ कहीं जाने, कहीं घूमने में। तो शुक्र अल्लाह ताला का कि जो मेहरबान है कि जो मौसम भी बढ़िया रहा है। जो 2-3 दिन से पहले जो मौसम सही नहीं रहा, तो अल्लाह ताला का भी शुक्र है कि जो मौसम भी सही रहा है। तो वही मैंने बहुत इंजॉय किया ईद पे, और मैंने ये रमज़ान का महीना पूरा पड़ा, और हम दूसरी ईद के लिए यहाँ पर इंजॉय करने आए, और हमने बहुत इंजॉय किया। और मेरे पापा सारों ने जो भी मेरे घर में है, मतलब रिलेटिव्स है, उन लोगों ने मुझे ईदी दी, और मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मज़ा आया। पटाखे तो नहीं चलाए? नहीं, हम नहीं जलाते, क्योंकि मैं रोज़ा थी, इसलिए मैं पटाखे नहीं जलाती।
ईद के दिन एंजॉय करते हैं, हमें सब घर वालों से ईदी मिलती है। माह रमज़ान का महीना होता है और उसके बाद हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। जो पहला होता है ईद उल फितर और दूसरा होता है ईद उल अज़हा। ये हम मनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। सब रिलेटिव जो हमें हैं ईदी देते हैं, पैसे देते हैं, उसको हम ईदी बोलते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। हम यहाँ पे पार्क्स पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, दूसरी जगहों पे भी जाते हैं। तो यहाँ पे आज आए हैं आप, कितना एंजॉय किया, क्या क्या किया? बहुत मज़ा आया, हमने झूले पे, हमने एंजॉय किया, हमने फूड खाया, एंटरटेनमेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू में मेगा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। इस बैठक में देश भर के निवेशकों ने हिस्सा लिया है। समिट में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। समिट का मकसद यूटी में निवेश बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के लोग अपनी जाति और धर्म के बावजूद अलगाववाद और हिंसा को पसंद नहीं करते हैं। ये केवल वे लोग हैं जो बाहर से आए हैं और स्थिति को बिगाड़ने के लिए इसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के शांति और विकास के मंत्रों से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दो ऐसे पैरामीटर हैं। उसी से ही पीस आएगी, उसी से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसी से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं। हाँ, सतपाल मलिक की जो उस पे सारी चीजें सामने हैं आपके। सर आज अमृतपाल को पकड़ लिया गया है, अब तक पंजाब के हालात अब ठीक होंगे? देखिए, मैं 2 दिन से दिल्ली में एक बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट में था और उसमें लेह लद्दाख से भी लोग थे। सब लोग चाहते हैं जी कि संसार में पीस हो, और पीस को कौन लीड करेगा संसार में? इंडिया ही कर सकता है जी। तो ये जो आप अलगाववाद, जो आतंकवाद, ये भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में नहीं है जी। ये कहीं बाहर से आते हैं, लेकिन भारत की सरकार ये चाहती है कि हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के माध्यम से सभी नागरिकों का भला करेंगे, सभी का दिल जीतेंगे और देश को एक और श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। और इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव की इस जंग में बीजेपी ने घोषणा पत्र अपना जारी कर दिया है। दृष्टि पत्र में कई उपलब्धियां बताई गई हैं। चुनाव के लिए विजन पेश किया गया है। नगर निगम के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। आशाओं पर खरे उतरने का भरोसा दिया गया है। तो आपको बताते चले कि हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति की है। भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। अब सिद्धार्थ होंगे हिमाचल भाजपा के नए संगठन मंत्री। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते चले। तो हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। अब सिद्धार्थ होंगे हिमाचल भाजपा के नए संगठन मंत्री। तो एक बड़ा बदलाव हिमाचल में शिमला नगर निगम चुनाव से पहले देखने को मिला। और आपको बता दें कि हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। इसके अलावा भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा भी बदले गए हैं। अब सिद्धार्थ होंगे हिमाचल भाजपा के नए संगठन मंत्री। तो इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। जी हां, चुनाव के बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रिजाइन किया था, इस्तीफा दिया था, कुछ वजह उन्होंने पर्सनल वजह इसके लिए बताई थी, और इसके बाद से ही ये हलचल तेज थी कि आखिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नया चेहरा कौन होगा। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, हिमाचल बीजेपी को अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। जी वैशाल, बिल्कुल हिमाचल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अभी कुछ क्षण पहले हुई है और डॉक्टर राजीव बिंदल अब भाजपा के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री की भी तबादला यहाँ से दिल्ली को हो गया है। वर्तमान में संगठन मंत्री पवन राणा यहाँ पर थे। लंबा समय उनको संगठन मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में हो गया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से ही वो संबंध रखते थे, लेकिन अब उनको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली भाजपा के संगठन मंत्री अब पवन राणा होंगे। इसके अलावा हिमाचल में सिद्धार्थ की नई नियुक्ति हुई है, केंद्र से ये नियुक्ति हुई है और ये अपॉइंटमेंट आरएसएस की तरफ से भाजपा में होती है। तो बड़ा बदलाव हिमाचल की राजनीति में, हिमाचल भाजपा की राजनीति में अब हम देख सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का भी बदलना तय हो गया था और न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। हालांकि पुष्टि उस वक्त नहीं हो पाई थी क्योंकि भाजपा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था, लेकिन हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक न्यूज़ 18 ने ये खबर पहुंचाई थी जब भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस्तीफा दिल्ली में सौंपा था। तो आज इसकी पुष्टि भी हो गई है और नया प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिल भी गया है। तो ऐसे में बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं और ये भाजपा की कार्यप्रणाली ही साबित करता है। नगर निगम शिमला के चुनाव हैं, महत्वपूर्ण चुनाव इनको समझ सकते हैं हम, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव ही हिमाचल प्रदेश में होंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में कोई और चुनाव नहीं है। तो ऐसे में इन चुनावों को नजरअंदाज करते हुए हाईकमान ने स्पष्ट तौर पर जब जरूरी समझा तब प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला और इसके अलावा संगठन मंत्री को भी बदला। दोनों ही पद वो महत्वपूर्ण पद हैं जो प्रदेश में भाजपा को चलाते हैं। क्योंकि इस वक्त विपक्ष में भाजपा हिमाचल प्रदेश में है, तो ऐसे में अहम जिम्मेदारी इन दोनों पदों की हो जाती है और ऐसे में अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भाजपा का वो भी पूरी तरह से बदलने वाला है। हालांकि कुछ समय इसको जरूर लगेगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नगर निगम शिमला के चुनाव खत्म होने के बाद कुछ दिनों में ये जो संगठन में बदलाव है ये हम देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष हटते हैं तो पूरी कार्यकारिणी स्वतः फिर रद्द मानी जाती है और जो नए अध्यक्ष नियुक्त होते हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किन लोगों को अपने कार्यकारिणी में रखना चाहेंगे, किनको हटाना चाहेंगे। हालांकि सलाह मशवरा इसमें जरूर होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात विशाल मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि सुरेश कश्यप सीधे तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खासे करीबी माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब प्रदेश की राजनीति में जब जेपी नड्डा थे तब भी इनका तालमेल काफी बेहतर था। हालांकि संघ से भी काफी अच्छा बेहतर संपर्क डॉक्टर राजीव बिंदल का रहा है। कई वर्षों तक वो संघ में कार्य करते रहे हैं, लेकिन वहां से जब भाजपा की राजनीति में आए तो फिर जेपी नड्डा के खासे करीबी बन गए थे और दोनों ने तालमेल के साथ, जब जेपी नड्डा मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश में थे उस वक्त डॉक्टर राजीव बिंदल भी उसी कैबिनेट में थे। तो ऐसे में नजदीकी दोनों की है और जरूर एक बड़ा फेरबदल भाजपा के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, क्या क्योंकि जिस अब टाइमिंग आप देखिए कि एक तरफ शिमला नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले हिमाचल बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है।
तो क्या शिमला नगर निगम के जो चुनाव है इस पर भी इस नई नियुक्ति का कुछ असर देखने को मिलेगा? वैशाल, हम अगर डॉक्टर राजीव बिंदल की कार्यशैली जिस प्रकार से है, अगर उस दृष्टि से देखें तो बूस्टअप होने की संभावनाएं ज्यादा हैं भाजपा के कैंपेन की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर राजीव बिंदल कई बार प्रभारी रह चुके हैं नगर निगम शिमला के चुनावों में। बड़ा महत्वपूर्ण रोल उनका पिछले नगर निगम में भी था और उससे पिछले वाले नगर निगम के चुनावों में भी महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर राजीव बिंदल की रही है और तेज तरार नेता माने जाते हैं। सोलन जिला से संबंध रखते हैं, ऐसे में शिमला में संसदीय क्षेत्र शिमला है और नजदीक भी है और लगातार इंटरफेयर इनका पहले भी रहता रहा है, तो नजदीकी से इन चीजों को जानते हैं शिमला नगर निगम के चुनावों की, और ये फर्क हमें कैंपेन में देखने को भी मिल सकता है। कल जिस प्रकार से भाजपा पूरे संसदीय क्षेत्र में अपना जनसभाओं को संबोधित कर रही है, नुक्कड़ सभाओं को जब भाजपा के बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं, वहां से ही ये जो कैंपेन है इसकी धार हमको देखने को मिल सकती है और भाजपा एक नए जोश के साथ, नए तरीके के साथ इन नगर निगम चुनावों में भी नजर आ सकती है। ये जरूर देखने को हमें मिल सकता है। हालांकि कुछ एक वर्ग को जरूर थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ होगा। अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो राजनीतिक पंडितों को भी सरप्राइज इसमें जरूर होता है कि चले हुए चुनावों के बीच में, और शिमला क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, वाइब्रेट यहाँ से राजनीति होती है पूरे प्रदेश की। अगर हम बात करें शिमला में राजनीतिक तौर पर अगर कुछ घटित होता है तो पूरे प्रदेश में उसका असर होता है। ऐसे में एक सरप्राइजिंग मूवमेंट ये था कि आप प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लेते हैं, फोन करते हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास जानकारी है वो यही है कि सुरेश कश्यप को बुलाया गया दिल्ली और उनसे इस्तीफा मांगा गया। हालांकि आज उन्होंने ये चीज कही कि उनसे इस्तीफा नहीं मांगा गया है, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। ऐसे में उन्होंने चाहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और वो संसद शिमला संसदीय क्षेत्र से हैं, तो ऐसे में अपना ध्यान वहां देना चाह रहे थे। ये बात सुरेश कश्यप ने कही, इसलिए उन्होंने तो बिल्कुल अब नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक तरह से बीजेपी नए जोश के साथ हिमाचल में एक तरह से दिखेगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में शिमला नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस नियुक्ति का कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रमजान का मुबारक महीना पुरअमन तरीके से गुजरा, लेकिन पुंछ बुजदिलाना दहशतगर्दाना हमला अमन अमान को खराब करने के लिए किया गया। अमन अमान दहशतगर्दों को रास नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ भरपूर प्रदर्शन किया, एहतजाज किया। G20 इजलास के पेश नजर पाकिस्तान ने यह नापाक हरकत की है। दोनों मुल्कों के अगर डेटा को देखा जाए तो मालूम होता है कि रमजान का महीना हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा पुरअमन रहा है, पीसफुल रहा है। हिंदुस्तान में रमजान में 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। किसी आम शहरी की मौत नहीं हुई पूरे महीने में। 5 फौजी जवान शहीद हुए। 17 चीनी ग्रेनेड, 6 मैगजीन, 3 चीनी पिस्तौल और 3 आईडी समेत गोला बारूद भी बरामद हुआ। इसी दौरान अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 4 बलोची, 22 पश्तून और 27 आम शहरियों की मौत हुई। 73 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के 24 एहलकारों की मौत हुई। पीओके में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बौखलाहट के शिकार दहशतगर्द ईद मनाने की हालत में थे, इसलिए इन्होंने हमारी ईद खराब करने की कोशिश की। इससे पता चलता है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब और सरहद नहीं है। पुंछ के लोगों ने अपने शहीद जवानों के एहतराम में ईद बिल्कुल सादगी से मनाई। दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले OGW जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं। और चलिए इसी खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, क्योंकि रमजान का महीना बस अभी अभी निकला है और ईद मनाई जा रही है, लेकिन आप देखिए कि रमजान का महीना हिंदुस्तान और खासतौर से जम्मू कश्मीर में कितने पीसफुली तरीके से मनाया गया और पूरे महीने में बहुत कम वारदातें या दहशतगर्दाना और जो आतंकवादी सरगर्मियां बहुत कम देखने को मिली। और इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पूरे महीने किस तरह से लोग परेशानी का शिकार रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। रमजान का जो पाक महीना था बिल्कुल अमन और चैन से जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में गया, लेकिन
रमजान के इसी पाक महीने में के आखिरी दिनों में पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी भेजे गए हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक आतंकी घटना को अंजाम दी जिसमें 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये बिल्कुल ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो एक पनाहगाह है, जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म का, वो नहीं चाहता कि भारतीय जम्मू कश्मीर में जो हो पीस हो, सौहार्द हो, लोग वहां पर चैन से कोई भी त्योहार मना पाए। ये एक जो पाकिस्तानी आतंकी जो हैं पाकिस्तान की तरफ से जो भेजे जाते हैं वो ये देखकर कतई खुश नहीं है कि भारतीय जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं बड़े चैन से, अमन और अमान से किसी भी त्योहार को मना रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से खाने के अशिया के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर में लोगों के पास हर एक चीज सरप्लस में है, सब कुछ जो है यहाँ पर लोगों को मुयस्सर है। बट पाकिस्तान में इस तरह के हालात नहीं है। इस चीजों से पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपना जो एक उनकी इकोनॉमी जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है वो भटकाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन फिर भी पुंछ के लोगों ने जो है आम सिविलियन ने पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा मारा हुआ है। इस आतंकी हमले के बाद हमने देखा कि पुंछ के इलाके के लोगों ने ईद का त्योहार नहीं मनाया, एक सॉलिडेरिटी दिखाई अपने शहीद भारतीय सेना के जवानों के साथ और एक मैसेज कन्वे किया कि भारतीय लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो भारतीय सेना के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान की एक साजिश है कि जो आने वाला G20 मीटिंग है श्रीनगर में उसे डिसरप्ट किया जाए, एक अटेंशन सीख की जा रही है पाकिस्तान की सिविलियन में वहां पर, क्योंकि इलेक्शन होने वाली है। तो पाकिस्तान हमेशा से जब वहां पर इलेक्शन होती है तो कश्मीर इशू को उठा के वो पाकिस्तान में जो एक सत्ता है उसे हथियाना चाहते हैं। पाकिस्तान में रमजान के महीने में भी लोगों को खाने की अशिया की इतनी किल्लत थी कि लोगों में मारामारी फैली हुई थी। लेकिन इस तरह के जो आतंकी हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, अपने डोमेस्टिक टर्मोइल से जो अटेंशन है वो हटाना चाहता है और भारतीय जम्मू कश्मीर में इस तरह के हमले करके पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो रहा है और ये दिखा रहा है कि पाकिस्तानी जो है वो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, सबको टारगेट करके जम्मू कश्मीर में जो अमन है, चैन है, उसे डिस्टर्ब करना चाहता है। जी विशाल। बिल्कुल तेजेंद्र जी, यही तमाम बातें जो आपने बताई, चाहे हम G20 की बात करें या जिस तरह से कश्मीर के अंदर आतंकवाद बिल्कुल एक सिमट सा गया है, बहुत कम अब इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा रमज़ान का पूरा महीना कश्मीर में जिस तरह से चहल पहल रही, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान से हजम नहीं हो रही हैं और अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए और अपनी परेशानी जो उसकी है वो जाहिर करने के लिए पुंछ जैसे बुज़दिलाना हमले कर रहा है। देखिए विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान से ये चैन जो है भारत में, जम्मू कश्मीर में ये हजम नहीं हो रहा और इसलिए पाकिस्तान के द्वारा ये जो हरकतें हैं वो की जाती हैं। अगर आप एक ताजा डेटा देखें, रमजान के महीने में ही लगभग 6 आतंकी जो हैं जम्मू कश्मीर में वो गिरफ्तार हुए हैं। कोई भी सिविलियन मारा नहीं गया है। सिर्फ आखिरी दिन में जो हमला हुआ रमजान के महीने में, उसमें 5 हमारे सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि कितना हथियार पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, 17 चाइनीज ग्रेनेड जो हैं वो रिकवर हुए हैं, 6 मैगजीन्स जिनमें 773 राउंड्स रिकवर हुए हैं, 3 चाइनीज पिस्टल्स रिकवर हुई हैं, 3 आईडीज रिकवर हुई हैं, 1 52 mm मोटार बम रिकवर हुआ है, 4 डेटोनेटर्स, 5 मैगजीन्स, AK-47 राइफल की 2 पिस्टल मैगजीन और 1 लाइट मशीन गन, LMG एम्यूनिशन बेल्ट, ये चीजें और लगभग 137 किलोग्राम के करीब जो ड्रग्स हैं वो सिर्फ पुंछ में ही रिकवर किए गए हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू 660 करोड़ है। लेकिन अगर आप देखें कि पाकिस्तान के हालात कितने हैं, इसी रमजान के महीने में 4 बलोच नागरिकों को मार दिया गया, 22 पश्तून मारे गए, लगभग 73 के करीब जो लोग हैं वहां पर अरेस्ट किए गए
और जी। 27 के करीब सिविलियन कैजुअलिटीज है और 24 के करीब पाकिस्तान की आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के लोग जो है वो मारे गए हैं। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से उनके अपने हालात खराब हुए हैं, लोग वहां पर परेशान हैं पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान की सरकार से, तो इसीलिए पाकिस्तान अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए टाइम टू टाइम भारत में इस तरह की गतिविधियां अंजाम दिलवा रहा है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत भारत में और सरहद के इस पार तो जरूर करता है, लेकिन खुद अपने घर की हालत नहीं देख रहा है कि जो कुछ पाकिस्तान बो रहा है वही एक तरह से उसे काटना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो पाकिस्तान के हालात पिछले रमजान के महीने का सिर्फ अगर डेटा देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात कितने नागुफ्ताबे हैं, पाकिस्तान के हालात कितने ज्यादा खराब हैं। और इसी तरह से इस पूरे रमजान के महीने का डेटा अगर हिंदुस्तान और खासतौर से जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो यहां पर कितना अमन और पीसफुल है और पूरा रमजान का महीना बहुत चहल पहल यहां पर रही, यहां पर काफी ज्यादा पीसफुल माहौल देखने को मिला। और इसके अलावा जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं उनमें भी बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है। तो ये एक तरह से जाहिर करता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें और जिस तरह से पिछले दिनों पुंछ में जो अटैक हुआ है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो परेशानी है वो एक तरह से जाहिर करती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनका दायरा भी एक तरह से सिमट रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।